नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट प्रथम भूगोल में आपका स्वागत है। ये आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है भूगोल सेकंड बीए फर्स्ट का। जैसा कि पहले मैंने आपको कल संसाधनों के बारे में विस्तृत रूप से बताया था, संसाधनों का जो है संसाधनों के जो प्रकार है हम उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। उत्पत्ति के आधार पर, यहाँ तक आगे थे, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर कैसे कहेंगे? इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है, इनमें जीवन व्यापन होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी, मत्स्य जीवन और पशुधन। क्योंकि मानव भी एक प्राणी होता है और उसमें इसी प्रकार जितने भी जीव जंतु है वह भी पैदा होते हैं, तो उत्पत्ति होती है उनकी। इसी प्रकार वनस्पति है, मत्स्य जीवन है, पशुधन है, चाहे उसमें किसी भी प्रकार के कोई पशु रहे हो, वह सब जन्म लेते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है। इसलिए उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन पैदा होते हैं उनको इस श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट इसमें है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन जैसा आप समझ सकते हैं, वे सारे संसाधन इस श्रेणी में आएंगे जो कि निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, यानी उनमें प्राण नहीं है, उनमें किसी प्रकार की जीव नहीं है, उनमें किसी प्रकार की उत्पत्ति से वो नहीं है, वो मृत यानी जिनमें किसी प्रकार का जीवन नहीं है, वो निर्जीव वस्तुओं से बने हुए हैं, वह अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम इसे जो है चट्टानें और धातुएं, जितनी भी चट्टानें हैं उनमें जीव नहीं होता, उनमें जीवन नहीं होता, उनमें सांस नहीं होता, वो जन्म नहीं लेती, क्योंकि वो चट्टानें हैं, मृत प्राय होती है, निर्जीव होती है। और धातुएं, जितनी भी धातु है, सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, किसी भी प्रकार का लोह ऐसा है, वो तमाम जितनी भी धातुएं हैं वह सब धातुएं भी निर्जीव होती है, इसलिए हम उन्हें अजैव संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। इसी प्रकार आगे हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वह है समाप्यता के आधार पर संसाधन। अब इस प्रकार के कोई संसाधन होते हैं जो कि एक बार हम उनका दोहन करके और उनको काम में ले लें तो वह दोबारा अस्तित्व में नहीं आएगा, यानी कि वह समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार उन इतने जो समाप्यता के आधार पर जो संसाधन है वह दो प्रकार के इसमें हम ले सकते हैं। एक है नवीकरण योग्य संसाधन, जो कि एक बार खत्म हो गया तो वह पुनः उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। जैसा कि बैटरी का समझ लो आप, है ना, उसको बैटरी जो होती है उसमें एक बार बैटरी की जो अंदर जो चार्ज करने के बाद में जो ऊर्जा है वह हम प्रयोग कर सकते हैं, और प्रयोग करने के बाद में वह खत्म होगी तो उसको पुनः हम दोबारा चार्ज करके तैयार कर सकते हैं। तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन व वन्यजीव, है ना, ये तमाम जो उदाहरण है इसमें आ जाएंगे। अनवीकरणीय योग्य संसाधन, इन संसाधनों का किसी भी प्रकार से एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म इस प्रकार के संसाधन हैं जिनका उदाहरण के तौर पर हम इसमें कह सकते हैं खनिज और जीवाश्म। यह एक प्रकार से चक्रीय होते हैं। कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन चक्रीय, वह एक प्रकार के प्रयोग के बाद में वह खत्म हो जाते हैं, वह पुनः अस्तित्व में नहीं आ पाते, इसलिए उन्हें हम अनवीकरणीय संसाधनों की श्रेणी में रखते हैं। फिर इसी में आगे बढ़ते हैं
सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, ये वह संसाधन होते हैं जो समुदाय के सभी सदस्यों की उपलब्धता से होते हैं। जैसे गांव की जितने भी गांव होते हैं उनको हम इसमें शामिल कर सकते हैं। गांव की भूमि, ठीक है, पशुचारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब, जो सार्वजनिक जिनको हम कह सकते हैं, वह एक तरह से सामुदायिक भवन जैसे अपने इसको भी शामिल कर सकते हैं। सामुदायिक भवन है, उसमें किसी भी समाज के लोग जाकर के उसको सामूहिक रूप से काम में लेते हैं। धर्मशाला ले लो, सरकारी जो हॉस्पिटल होता है उसको ले सकते हैं, तालाब ले सकते हैं, शमशान भूमि ले सकते हैं। एक समुदाय के प्रति जैसे अलग से शमशान घाट होता है, जैसे मुस्लिम समाज के लोग अपना जो क्रियाक्रम है वो अलग तरीके से करते हैं, तो उनमें जब हम इसको शामिल करेंगे तो उनका अलग से सामुदायिक शमशान घाट है जिनमें वो खाली उसी समुदाय के लोग उसको काम में लेते हैं। और जो दूसरा शमशान घाट है जिसमें अग्नि का संस्कार करते हैं, वह सभी प्राय अलग अलग समुदाय के लोग अपने हिसाब से उसका जो है काम में लेते हैं, तो वह अलग से उसका एक उदाहरण के तौर पे संसाधन माना जा सकता है। खेल का मैदान है, इसमें प्राय सभी समुदाय के लोग जो वहाँ रहते हैं वह इसको काम में लेते हैं। इस प्रकार यह सामुदायिक संसाधन की श्रेणी में आता है, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया है। राष्ट्रीय संसाधन, यह इस प्रकार के संसाधन होते हैं जो कि पूरे राष्ट्र के संसाधन होते हैं, जिसे हम देश की सरकार का कानूनी अधिकार होता है ऐसे संसाधनों पर। वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकते हैं। आप समझते हो, किसी भी खेत के अंदर या किसी भी व्यक्ति की जमीन के अंदर यदि वहाँ पर कोई पेट्रोलियम पदार्थ या कोई सोना चांदी जो भी किसी भी प्रकार का संसाधन अगर उसमें निकल जाता है, तांबा निकल जाता है, लोहा निकल जाता है, तो जो हमारे केंद्र की सरकार है वह उसे उस जमीन का अधिग्रहण कर लेती है, और अधिग्रहण करने के बाद में वह उसको एक तरह से राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में ले जाती है। जैसे रेलवे है, रेलवे का अगर ट्रैक किसी जमीन के अंदर से किसी के खेत के अंदर से जा रहा है तो उस जमीन को अधिग्रहित कर लिया जाता है, और उस जो वहाँ के जमीन का जो मालिक है उसको उसका जितना भी मुआवजा बनता है वह राज्य सरकार अपनी रीति नीति के अनुसार जितना उसका होता है उसे दे दिया जाता है, और वह उसे अपने कब्जे में ले लेता है। इसी प्रकार खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव स्वामित्व, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाएं के अंदर सारी भूमि और समुद्री नीर जो कि 19.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, भू भाग समुद्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा कहलाता है। यानी कि समुद्र के अंदर भी जो है वह भी राष्ट्र की संपत्ति या राष्ट्र का संसाधन कहलाता है। इसी में आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इंटरनेशनल, है ना, हमारे इन दो देशों के बीच का जो संसाधन है वह क्या हो सकता है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो कि तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी वह अपवर्जित क्षेत्र कहलाता है। अपवर्जित आर्थिक क्षेत्र जो कि किसी देश के दो देशों के बीच में ऐसी कोई समुद्री सीमा हो, उस सीमा के अंदर वह क्षेत्र माना जाएगा। और महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग में नहीं लिया जा सकता। कुछ अंतर्राष्ट्रीय ऐसे नियम बने होते हैं, उनके अनुरूप ही इन संसाधनों का जो है काम में लिया जा सकता है। इसी में आगे चलते हैं। विकास के स्तर के आधार पर
विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन, संभावना, किसी प्रकार की ऐसी संभावना हो कि यहाँ अगर कोई किसी प्रकार का बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना दिया जाए या मेडिकल कॉलेज खोल दिया जाए या कोई बहुत बड़ा कॉलेज बना दिया जाए या कोई बड़ा स्कूल खोल दिया जाए तो वह, या किसी प्रकार की फैक्ट्री हो जाए या कोई मिल लगा दी जाए, जैसे गन्ने की कोई मिल लग जाए, तो वह एक तरह से उस क्षेत्र के अंदर संभावनाएं जो है निकल करके आती है कि यहाँ अगर गन्ने की मिल लगेगी तो निश्चित रूप से यहाँ के किसानों को गन्ना जो है उनका अच्छे से बिकेगा और वहाँ पर चीनी का उत्पादन भी होगा, गुड़ का उत्पादन भी होगा, फिर उससे बचे हुए जितने भी अपशिष्ट है या उसमें से बचे हुए कुछ ऐसे पदार्थ हैं, उनके बाद उनसे शराब आदि का भी जो है निर्माण हो सकता है। तो ये संभावनाएं बन जाती है कि एक किसी प्रकार का जो उद्योग लगता है उसके आधार पर आगे की क्या संभावनाएं रहती है, वो संभावनाएं तमाम की तमाम इसमें सम्मिलित होती है। तो उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग में, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संभावनाओं की अपार संभावना है। यानी कि हमारे गुजरात और राजस्थान में क्या होता है कि गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, जिससे सौर ऊर्जा का उत्पादन, आप लोग बीकानेर की साइड अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि सड़क के किनारे किनारे दूर तक खेतों में लोगों ने जो प्लेट्स लगा करके, सौर प्लेट्स लगा करके बिजली का उत्पादन करते हैं। ये संभावना होती है अगर बिजली का उत्पादन नहीं होगा तो वहाँ उद्योग और अन्य प्रकार की इकाइयाँ निश्चित रूप से वहाँ पर पनपती हैं। तो यह एक संभावना के आधार पर रखे जाने वाले संसाधन हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट इस पर बात करेंगे विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका हो और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी हो, विकसित संसाधन कहलाते हैं। यानी कि उनकी उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा को निर्धारण कर दिया हो। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी उनकी समाप्यता के आधार पर निर्भर करता है। ठीक है, इसी में आगे फिर आएगा भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करके उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हो जाए, उनका भंडार के रूप में उन्हें हम शामिल करते हैं। क्योंकि हमारे पास कितना भंडार अवेलेबल है, हमारे पास कितना भंडार उपलब्ध है जो भविष्य में हमारे काम आ जाए। इसी में नेक्स्ट है संचित कोष। यह संसाधन का भंडार है और संसाधन के भंडार का एक मोटा रूप होता है, ये हिस्सा होता है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लिया जाता है, परंतु इनका उपयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। जल, वन आदि संचित कोष जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। तो ये अनेक प्रकार के संसाधन जो मैंने आपको भी बताए। फिर भी जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, किसी बात की कोई आपको शंका हो निश्चित रूप से महाविद्यालय में पधारें और मुझसे संपर्क करें। आज के लिए इतना ही।